हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम यहाँ पर अपनी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे और चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अभी तक हमने चैप्टर में टॉपिक्स को समझा है, कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं आपने इस चैप्टर में कितना समझा है। चैप्टर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो आपके पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड आते हैं। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में आता है आपका जो स्टार्टिंग का टॉपिक आता है वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। दो न्यूक्लिक एसिड हमारे पास आते हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर की आपको बात करनी है। यहाँ पर हम स्ट्रैंड के बारे में बात करेंगे, शुगर कौन सी है, कौन से बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इनमें से कौन है, इनकी लोकेशन कहाँ होती है, ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन आपके पास आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इनका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। क्लियर है था? दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में से हमने जब देखा था कि जेनेटिक मटेरियल हमने एज अ जेनेटिक मटेरियल हमने डीएनए को जब देखा था, तो दोनों का यहाँ पे कंपैरिजन भी किया था, तुलना भी किया था। हमने कहा था क्योंकि डीएनए ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए हम डीएनए को क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल कह रहे हैं। ठीक है, दोनों में नाइट्रोजनस बेस में क्या डिफरेंस है, शुगर में क्या डिफरेंस आता है, इसके बारे में भी हमने यहाँ पे बात की थी। चलिए, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें करना है क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व। इसी से हम समझेंगे कि चैप्टर हमें कितना समझ आया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे एमसीक्यूज आपके पास आए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया, इन अ डीएनए स्ट्रैंड देयर न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक टुगेदर बाय। आपने कहा कि डीएनए स्ट्रैंड में जो डीएनए होता है, डीएनए के स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं ये आपको बताना है। इन आर डीएनए स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक टुगेदर बाय, यानी कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड है वो आपस में कैसे जुड़े हुए होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, पैप्टिक बॉन्ड से या हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन आपके लिए ये होगा, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, इन दोनों टर्म्स का मतलब आप समझिए कि न्यूक्लियोटाइड क्या है और न्यूक्लियोसाइड क्या है। ठीक है, अब हमने कहा कि आपने दोनों में आपने डिफरेंस आपको पता चल गया है। देन न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तीसरा हम देखेंगे जब न्यूक्लियोटाइड बना तो उसमें कौन कौन से बॉन्ड शामिल थे, कौन कौन से बॉन्ड बने। तीसरी चीज हम ये डिस्कस करेंगे। अब हमने कहा न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड का जो बॉन्ड है वो कैसे बना, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड का जो बॉन्ड है उसमें कौन सा बॉन्ड शामिल है या वो कैसे बना है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत इजी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्यों न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट हो रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। सबसे पहले क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़िए कि जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड है वो आपस में किस बंध के द्वारा, किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, ऑप्शन भी देखिए कि कौन सा आपका सही आंसर आएगा। इसके अलावा जो हमने और चीजें कही हैं वो भी आप क्या करेंगे, जल्दी से अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। चलिए, तो अगर आपने देखा होगा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में सबसे पहले डिफरेंस की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखते हैं। ये आती है पेंटोस शुगर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कहा ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास आती है पेंटोस शुगर। ठीक है, जो हमारे पास आती है राइबोस शुगर हमारे पास आती है। यहाँ अगर एक ऑक्सीजन हट गया तो हमने इसे क्या कहा, डीऑक्सी राइबोस शुगर कहा। ठीक है,
अब हमने कहा जो कार्बन की अगर हम नंबरिंग करें तो ये है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। कार्बन नंबर जो 5 है वो रिंग से बाहर होगा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब हमने कहा कि क्या हुआ, कार्बन की नंबरिंग होगी। कार्बन नंबर 1 में OH हट करके यहाँ पर आ जाता है नाइट्रोजनस बेस, ऐड हो जाता है। ठीक है, क्या हुआ सिर्फ पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, क्या होंगे हमारे पास न्यूक्लियोसाइड, क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है यहाँ पर, कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप जब ऐड हो जाएगा, अब हम इसे क्या कहेंगे, अब हम इसे कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इससे पहले जो स्ट्रक्चर था वो न्यूक्लियोसाइड था, अब जो स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियोटाइड। ये तो हमें पता चल गया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर, आपने कहा कि जो न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि डीएनए जो बना है वो न्यूक्लियोटाइड की चेन से ही बना है। हमने यही तो कहा था कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, या डीएनए का जो मोनोमर है वो न्यूक्लियोटाइड है, दोनों एक ही बात हमें कहते हैं। पॉलीमर का मतलब है कि जब एक चीज बहुत बार रिपीट हो रही है, तो हमने कहा कि वो उस चीज का क्या है यहाँ पे पॉलीमर है। जैसे न्यूक्लियोटाइड अगर बहुत बार रिपीट हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक न्यूक्लियोटाइड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और ये एक दूसरे से ऐड हो रखे हैं, ऐसे ये बहुत बड़ी चेन बनती जा रही है, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। तो मैंने कहा कि ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। क्लियर है, तो डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, इसीलिए वो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं ताकि जो यहाँ पे डीएनए है उसका फॉर्मेशन हो सके। अब क्या क्या आपके पास आए थे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, पैप्टिक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्या यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा। तो आंसर आप समझ जानते हैं, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड यहाँ पर आता है, ये तो हमारा हुआ आंसर। इसके अलावा हमने कहा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो कहाँ पर बना है, आपने कहा यहाँ पर, जब पेंटो शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस ऐड होता है तो वहां पर बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके अलावा हमने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे कि एक चेन आपके पास ये आती है और एक चेन ये आती है, डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंड है प्रकार से। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड की जो चेन है आपस में। अब आपने कहा कि ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं किसी नाइट्रोजनस बेस। अब आप सारे में कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये बीच में जुड़ते हैं जो नाइट्रोजनस बेस है उससे जुड़ते हैं। यहाँ पर जो बॉन्ड यूज हो रहा है उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमने क्या यहाँ पर समझा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। ये तीन बॉन्ड हमारे पास आते हैं जो कि डीएनए के स्ट्रक्चर में हमने पढ़े थे, तीन प्रकार के बॉन्ड हमने पढ़े थे, तीन प्रकार के बंध हमने पढ़े थे। ठीक है, जिनमें से हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बाकी के जो बॉन्ड है उनके बारे में देखिए यहाँ पर, और उनकी डेफिनेशन को नोट कीजिए। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन इज। आपने कहा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है डीएनए और हिस्टोन में वो क्या है। आपने कहा दोनों ही पॉजिटिव है, पहला ऑप्शन कह रहा है बोथ पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही क्या है यहाँ पे, आपने कहा धनात्मक जो उनमें आवेश होता है। सेकेंड है बोथ नेगेटिव, यानी कि दोनों में ही ऋणात्मक चार्ज है या दोनों ही नेगेटिव होते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली, यानी कि आपने कहा कि आप देख रहे कि डीएनए पहले है तो आपने कहा डीएनए नेगेटिव है, हिस्टोन बाद में, तो हिस्टोन पॉजिटिव है, यानी कि डीएनए नेगेटिव है और हिस्टोन पॉजिटिव है। और लास्ट ऑप्शन कह रहे हैं कि जीरो, यानी कि कोई आवेश है ही नहीं, दोनों न्यूट्रल यहाँ पर होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन को पढ़िए और अपने ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। चलिए
तो आपने देखा होगा जब हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया था, यहाँ पर हमने कहा था कि जो डीएनए है वो क्या होता है, नेगेटिव उस पे चार्ज होता है, और हिस्टोन प्रोटीन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, आपको देखते हैं। इट कांट बी ट्रीटेड विद आयरन सप्लीमेंट। आपने कहा सिकल सेल एनीमिया को आप यहाँ पर आयरन सप्लीमेंट दे करके इसका इलाज नहीं कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है इट इज अ मॉलिकुलर डिजीज, यानी कि ये क्या है, मॉलिकुलर डिजीज है। तीसरा है इट कन्फर्स रेजिस्टेंस टू एक्वायरिंग मलेरिया, एंड लास्ट है ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन को एक बार नोट कीजिए, ऑप्शंस को पढ़िए और सही ऑप्शन को चूज कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर आपने देखा होगा, आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिकल सेल एनीमिया को आप आयरन के सप्लीमेंट दे करके इसका इलाज कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड है इट इज अ मॉलिकुलर डिजीज, बिल्कुल ये क्या है, मॉलिकुलर डिजीज है। ठीक है, इसीलिए आपने क्या कहा था, इसे इस चैप्टर में पढ़ा था। थर्ड है इट कन्फर्स रेजिस्टेंस टू एक्वायरिंग मलेरिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपने कहा कि तीनों ऑप्शन क्योंकि सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, आपने कहा हु अमंग्स द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड नो कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आपने कहा कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, उसमें किस साइंटिस्ट का रोल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास रोज़लिंड है, या फिर आपने कहा कि आपके पास है विंकल्स आते हैं, एरिक आपके पास आता है, और मेस्लोन और स्टार्स आते हैं। तो ऑप्शन आप पढ़िए और सही ऑप्शन को चूज कीजिए। चलिए, तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर लास्ट है वो आपका सही ऑप्शन होता है कि इनका यहाँ पर डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में कोई रोल नहीं होता है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन द ट्रांसक्रिप्शन इज कैटेलाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमर्स। क्या है, इनिशिएशन है, इलोंगेशन है, या टर्मिनाइजेशन है, या ऑल ऑफ अबव है। ऑप्शंस को पढ़िए और अपने ऑप्शन को सही कीजिए। चलिए, तो आपका जो सही आंसर यहाँ पर होगा वो होगा इलोंगेशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। और हमारे पास कुछ और ऑप्शंस आते हैं, कुछ और क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ। आपने कहा कि यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन का जो कंट्रोल है वो कौन करता है। आपने कहा डीएनए रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन होता है, या ट्रांसलेशन होता है, या नन ऑफ द अबव होता है। इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में एक बार करके लेके आएंगे। चलिए, तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर देखा है, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।